गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब कक्षा में आपका स्वागत है। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। सामाजिक विचारकों में समाजशास्त्र के कुछ संस्थापक विचारक थे। उनमें एक है इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने समाज के उद्विकास में या उद्विकास सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। कानून एकता का मापन करता है। दुर्खिम ने लिखा है कि सामाजिक एकता पूर्ण रूप से नैतिक घटना है जिसका प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित रूप से न तो अवलोकन कर सकते हैं और न ही माप सकते हैं, लेकिन सामाजिक एकता का मापन श्रम विभाजन के प्रकार और उससे संबंधित कानून व्यवस्था के प्रकार और इनकी तुलना के द्वारा किया जा सकता है। इन्होंने प्रमुख रूप से दो प्रकार के कानून बताए, दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून। दमनकारी कानून से संबंधित जो समाज की एकता थी वो यांत्रिक एकता बताई, और प्रतिकारी कानून से संबंधित जो सामाजिक एकता थी वो सावयवी एकता बताई। दुर्खिम प्रथम प्रकार की एकता को यांत्रिक एकता कहता है, जो प्राचीन, सरल, सादे, छोटे, अविकसित, आदिम और पिछड़े समाजों में पाई जाती है। इन समाजों के सदस्यों में सभी क्षेत्रों में समानताएं पाई जाती हैं जो सामाजिक एकता का आधार होती है। ये समाज आकार में छोटे होते हैं, अर्थात इनकी जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व बहुत कम होता है। ये समूह के व्यक्तित्व में घुल जाते हैं। व्यक्ति का स्वतंत्र व्यक्तित्व यहाँ नहीं होता। एकता का मुख्य कारण भी इसमें समाज में एकरूपता होना बताया है। यांत्रिक एकता की विशेषताओं की बात करें, पहला मानव व्यवहार और मनोवैज्ञानिक। यांत्रिक एकता वाले समाज में व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक घटनाओं के क्षेत्रों में एकरूपता व्याप्त होती है। उनके विश्वास, धारणाएं, मत, तरीके, व्यवहार आदि सब कुछ एक जैसे होते हैं। भिन्नता केवल आनुवंशिकता के कारण होती है, बाकी सब कुछ सेम। कानून, नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण। दुर्खिम का मत है कि यांत्रिक एकता का आधार सामाजिक अंतर्विवेक और सामाजिक चेतना की एकरूपता होता है। यह शक्तिशाली, सर्वसम्मत, अव्यक्तिवादी होता है। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य समूह के नैतिक मूल्यों को स्थापित करना होता है। एकात्मकता और सामाजिक बंधन। इन समाजों में जनसंख्या के अल्प होने तथा श्रम विभाजन की अल्पता के फलस्वरूप इनमें यांत्रिक एकता मिलती है। यह व्यक्तियों की सादृश्यता या सजातीयता पर आधारित होती है। राजनीतिक शासन प्रणाली। इन समाजों में सभी महत्वपूर्ण न्याय के कार्य और सामाजिक मामले समाज द्वारा मिलकर निपटा दिए जाते हैं। शासन करना, नियम बनाना आदि कार्य सदस्यों की एक सार्वजनिक सभा करती है। वह पंचायत के रूप में संगठित होती हैं। आर्थिक संगठन। इनकी आर्थिक संभरणात्मक होती है। व्यक्ति मुश्किल से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पाता है। भोजन, वस्त्र, आवास पूर्ण होती है। संपत्ति सामूहिक होती है। विशेषीकरण का अभाव होता है। धर्म और विचारधारा। दुर्खिम ने निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि इन आदिम समाजों में यांत्रिक एकता का मुख्य कारण धर्म और उनकी विचारधारा है। इन समाजों के लोग अवैयक्तिक टोटम शक्तियों में विश्वास करते हैं। यह सामूहिक होती है। टोटम व्यक्तित्व एवं व्यक्तिवादिता से स्वतंत्र होता है। स्थानीय और जनजातीय व्यक्तिवाद मिलता है। सदस्यों में व्यक्तिगता का अभाव होता है। इससे पवित्र शक्ति में विश्वास और अभिव्यक्ति देखा जा सकता है। दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकता और दमनकारी कानून में परस्पर संबंध है। आपने इनके परस्पर संबंधों की व्याख्या की है। अपराध, दंड और सामूहिक चेतना पर अलग से प्रकाश डाला है। दुर्खिम जो दमनकारी कानून से जुड़ी हुई सामाजिक एकता उसे यांत्रिक
एकता कहा है। यांत्रिक एकता सरल और छोटे समाजों में पाई जाती है, जिसमें व्यक्ति समाज के व्यक्तित्व में लीन हो जाता है। समाज जैसा चाहता है, व्यक्ति यंत्रवत वैसा ही कार्य करता है, और ऐसे ही समाजों की एकता को उन्होंने यांत्रिक एकता बताया है। सावयवी एकता, दुर्किम ने द्वितीय प्रकार की एकता को सावयवी एकता कहा है, जो यांत्रिक एकता के बिल्कुल विपरीत होती है। यह सावयवी एकता जटिल, विकसित, आधुनिक और प्रौद्योगिक समाजों में विद्यमान होती हैं, जैसे नगर, महानगर, औद्योगिक केंद्र आदि। इन समाजों के सदस्यों में सभी क्षेत्रों में विभिन्नता पाई जाती है। प्रतिकारी कानून व्यवस्था मिलती है। इन समाजों में भिन्नता का कारण श्रम विभाजन और विशेषीकरण का होना है। ये सावयवी एकता वाले समाज आकार में बड़े होते हैं। इनकी जनसंख्या तथा जनसंख्या का घनत्व यांत्रिक एकता वाले समाजों की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बसे होते हैं। इन समाजों के सदस्यों की आवश्यकताएं बहुत अधिक होती है तथा भिन्न भिन्न भी होती हैं। व्यक्तियों का व्यक्तित्व स्वतंत्र होता है। इससे सामूहिक भावना, सामूहिक चेतना आदि का प्रभाव कम हो जाता है। व्यक्ति एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से परस्पर संबंधित और निर्भर होते हैं। दुर्किम इन समाजों की एकता को सावयवी कहता है, जिनमें श्रम विभाजन, विशेषीकरण और निर्भरता और सहयोग के गुण मिलते हैं। सावयवी एकता की विशेषताओं के बारे में बात करें तो मानव व्यवहार और मनोवैज्ञानिक। सावयवी एकता वाले जटिल समाजों में व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक एकरूपता का लोप हो जाता है। समाज के सदस्यों की व्यक्तिगतता और विशिष्टता में वृद्धि हो जाती है। उनके विश्वास, धारणाएं, मत आदि भी परिवर्तित हो जाते हैं। कानून, नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण। दुर्किम का मत है कि श्रम विभाजन के प्रभाव से सामाजिक तथा सामान्य सामाजिक चेतना तथा सामाजिक अंतर्विवेक की एकरूपता में कमी आ जाती है। आपराधिक क्रियाओं को अब समाज विरोधी नहीं माना जाकर केवल व्यक्ति की हानि समझा जाने लगा है। समाज के सदस्यों में धार्मिक लक्षणों, विचारों, विश्वासों में कमी आने लग जाती है। कानून में दमनात्मक लक्षणों में प्रतिदिन कमी होती है और सामूहिक चेतना का थोड़ा ह्रास हो जाता है। एकात्मकता और सामाजिक संबंध। दुर्किम लिखते हैं कि सामाजिक एकता वाले समाजों में व्यक्तियों में एकरूपता तथा सजातीयता विद्यमान नहीं होती। विभिन्नता इस समूह का प्रमुख गुण होता है। दुर्किम का मत है कि श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप यांत्रिक एकता का रूपांतरण सावयवी एकता में हो जाता है। राजनीतिक शासन प्रणाली। सावयवी एकता वाले समाजों की विशेषता है कि इसमें राजनीतिक कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका द्वारा विभिन्न राजनीतिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। अब राजनीतिक पद वंशानुगत न होकर लोकतांत्रिक निर्वाचन पर आधारित हो गया है। आर्थिक संगठन। सावयवी एकता की विशेषता यह है कि आर्थिक अधिशेष इसमें पाया जाता है। बचत की आर्थिक भी कह सकते हैं। परंपरागत व्यवसायों के महत्व में कमी आती है। व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व बढ़ जाता है। आर्थिक व्यक्तिवाद में वृद्धि हो जाती है। बंद अर्थव्यवस्था के स्थान पर खुली अर्थव्यवस्था का विकास हो जाता है। श्रम विभाजन के कारण परंपरागत वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति का ह्रास हो जाता है। धर्म में विचारधारा। श्रम विभाजन का प्रभाव धर्म और विचारधारा की अनेक विशेषताओं पर पड़ता है। इनमें अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। बहु ईश्वरवाद व एक ईश्वरवाद का संक्रमण हो जाता है। इन महानगरीय तथा जटिल समाजों में ईश्वर का व्यक्तिकरण और ईश्वर का निजीकरण हो जाता है। धर्म का क्षेत्र भी लघु से वृद्ध हो जाता है। धर्म का बाजारीकरण और सार्वभौमिकरण हो जाता है। इस प्रकार इमानुएल दुर्किम ने अपने उद्विकासी सिद्धांत में समाज की सरल से जटिलता की ओर उसे बढ़ना बताया है और व्यक्ति सामाजिक विकास, यांत्रिक और सावयवी एकता के कारण इन्होंने इसे स्पष्ट किया है। पहली बात, यांत्रिक एकता वाले समाज में श्रम विभाजन का अभाव होता है और सावयवी एकता वाले समाजों में श्रम विभाजन पाया जाता है। दूसरी बात, यांत्रिक समाजों में विशेषीकरण नहीं होता और सावयवी एकता
स्वाभिवी एकता वाले समाज में विशेषीकरण होता है। कानून, यांत्रिक समाज में दमनकारी कानून था और स्वाभिवी समाज में प्रतिकारी कानून था। इस प्रकार इमाइल दुर्खिम ने समाज का विकास यांत्रिक एकता वाले समाज से स्वाभिवी एकता वाले समाज की ओर बताया है, जिसका मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि, श्रम विभाजन और विशेषीकरण होना है। धन्यवाद।